क्या आपको पता है कि ये जो जिपर्स हैं और जो पहले दो इंसान थे जो चांद पे गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज आल्ड्रिन, उनके जो स्पेस सूट के जिपर्स थे वो सेम कंपनी वाईकेके ने बनाया था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। और वाईकेके जिपर्स आप सबने ज़रूर यूज़ किए होंगे, कपड़े, लगेज, बहुत सारी चीज़ों में इनके जिपर्स यूज़ होते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यार वाईकेके की शुरुआत कैसे हुई, उनके फाउंडर की काफ़ी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी है और क्या ज़बरदस्त स्ट्रैटेजीज उन्होंने अपनाई है कि यार जिपर्स के इंडस्ट्री में वो मार्केट लीडर बन पाए। तो वीडियो को आखिर तक देखना और हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि जो जिपर्स है ना, वो जापान में नहीं इन्वेंट हुए थे, वो इन्वेंट यूएस में हुए थे। और शुरुआत में यूएस की कंपनीज मार्केट लीडर भी हुआ करती थी, पर फिर वाईकेके ने कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें करी जिसके बाद से वो मार्केट लीडर बना। अभी भी जिपर्स की इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे, करीब 40% मार्केट शेयर वाईकेके के पास ही है। और इस साल में 2 मिलियन किलोमीटर से भी ज़्यादा जिपर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि आप हमारे जो अर्थ के चारों तरफ 50 बार घूम सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि यार एक दिन में या कुछ सालों में ऐसा बन गया। हम इनकी स्टोरी बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको भी समझ आए कि यार ये सक्सेसफुल बिजनेसेस की शुरुआत तो छोटी होती है, पर कैसे वो इतने सालों में इतनी बड़ी कंपनीज बन जाती हैं। पहला रीज़न वाईकेके की सक्सेस का ये है कि उन्होंने हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढी और शुरुआत से इनोवेशन पे फोकस किया। तो वाईकेके की शुरुआत 1934 में टाडाओ योशिदा ने करी थी। इससे पहले जब योशिदा 20 साल के थे, वो एक ट्रेडिंग कंपनी में काम करते थे जो कि चाइना से सेरेमिक्स को इंपोर्ट करते थे। और 1934 में ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो उनके जो फाउंडर थे, जो भी छोटा मोटा कुछ बचा था वो उन्होंने योशिदा को दे दिया। तो इसमें उनको छोटा सा एक जिपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मिला और उस टाइम में तो यार हाथों से जिपर्स बनते थे। तो योशिदा जो थे हमारे बिल्कुल रैंचो किस्म के इंसान थे। वो जो भी इक्विपमेंट्स थे उसको खोल के उस पर एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते थे। तो उन्होंने फोकस किया कि कैसे इस इक्विपमेंट्स को और बेटर बनाया जा सकता है ताकि जिपर्स बनाने की और एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। कुछ टाइम बाद उन्होंने ऐसा मशीन बना दिया, फिर वो फैक्ट्री के पास ये मशीन लेके गए कि भैया इसको लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर करो ताकि हम इससे और बढ़िया जिपर्स बना पाए। पर फैक्ट्री ने बोला कि भैया अब आपके लिए अलग मशीन तो हम बनाएंगे नहीं। ये अगर आप सुनोगे आपको लगेगा कि यार आपकी इतनी छोटी सी कंपनी है, कोई आपके लिए मशीन भी नहीं बना रहा, तो आप कैसे कम्पीट कर पाओगे। बट योशिदा ने बोला कि ठीक है यार, प्रॉब्लम आई है, इसको सॉल्व करेंगे। और उन्होंने खुद ये मशीन्स मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। फिर कुछ टाइम बाद जो थ्रेड्स यूज़ होती है जिपर्स में, वो जो थ्रेड्स वो मंगवाते थे, वहाँ पे ना बहुत सारे नॉट्स यानी गांठ लग जाते थे। तो उन्होंने थ्रेड मेकर्स को बोला कि भैया अच्छे क्वालिटी के थ्रेड्स भेजो। तो थ्रेड मेकर्स ने बोला कि भैया आप इतनी छोटी कंपनी हो, आपके लिए तो अलग थ्रेड्स बनेंगे नहीं। तो यहाँ पे भी योशिदा ने हार नहीं मानी। ये जो थ्रेड्स थे वो बिल्कुल ही एक अलग बिजनेस है, बट उन्होंने उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से थ्रेड बनाना शुरू किया। और धीरे धीरे जो सारे प्रोसेस और सारे स्टेप्स होते थे जिपर्स बनाने के लिए, चाहे वो खुद का पॉलिएस्टर लाना, खुद के एलॉयज यूज़ करना, खुद के मशीन्स यूज़ करना, यहाँ तक कि जो पैकेजिंग में जो मटेरियल यूज़ होता है ना, वो सारी चीज़ें भी वो खुद बनाने लगे। और ऑफकोर्स ये करने में उनको काफ़ी दिक्कतें आई, काफ़ी चैलेंजेस फेस किया। बट जब एक्चुअली उन्होंने ये सब कर दिया तो भैया वो सबके आगे चले गए और उनके पास ऐसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ गए जो कि दूसरे लोग कॉपी करके भी नहीं ला पाए। क्योंकि अब सारी चीज़ें वाईकेके कंट्रोल करता था, तो वो काफ़ी जल्दी से जिपर्स बना पाते थे और अपने कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिपर्स बनाते थे। और इसके अलावा क्योंकि वो दूसरे कंपनीज पे डिपेंडेंट नहीं होते थे, तो उनके क्वालिटी ऑफ जिपर्स भी अच्छे होते थे, एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती थी। तो इससे उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वो एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी बन गए, जो कि अभी आप देखेंगे कि यार धीरे धीरे एप्पल भी कोशिश कर रहा है बनने की, बट वाईकेके काफ़ी पहले से ये कर चुका है। दूसरा रीज़न वाईकेके का सक्सेस का ये है कि यार वो एक बार सक्सेसफुल होने के बाद रुके नहीं, बल्कि ग्लोबल एक्सपेंशन पे फोकस किया। तो जो मैंने आपको पहले पॉइंट में स्ट्रैटेजीज बताई थी, उनको यूज़ करके 1960s तक जापानीज़ मार्केट का 95% मार्केट शेयर वाईकेके के पास आ गया था। अब अगला ऑप्शन सिर्फ यही था कि भैया आप बाहर अपने जिप्स बेचो, बट उस टाइम हार्डली कोई जापानीज़ कंपनीज बाहर अपना सामान बेचते थे। और जो एक ऑप्शन था कि भैया आप जापानीज़ फैक्ट्रीज़ में जो जिप्स बन रहा है उसी को एक्सपोर्ट कर दो, पर एक्सपोर्ट ड्यूटी इतनी ज़्यादा थी कि यार उनको एक्सपोर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो फिर योशिदा ने मुश्किल डिसीजन लिया और डिसाइड किया कि यार वो बाहर अपने सब्सिडरीज फैक्ट्रीज सेटअप करेंगे और वहाँ के कस्टमर्स को उनके प्रॉब्लम के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सॉल्यूशंस देंगे। अब ये बोलना बहुत आसान है, आप अपने घर पे तो शेर बन सकते हो, बट बाहर कल्चर, लैंग्वेज, रूल्स, रेगुलेशंस सब कुछ डिफरेंट होता है। बट योशिदा को चैलेंजेस पसंद थे,
तो उन्होंने जो उनके अच्छे एम्प्लॉयज़ थे उनको बाहर भेजा, उनको 10-15 साल के मिशन में भेजा जाता था। उनको बोला जाता था कि भैया आप वहाँ के कल्चर, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स सब कुछ अच्छे से समझो और वहाँ पे अपनी टीम बिल्ड करके वाईकेके के सब्सिडरी सेटअप करो। तो हमेशा जो हेड होते थे ना वो जापानीज़ एम्प्लॉयज़ ही होते थे, ताकि वो अच्छे से हेडक्वार्टर के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ और वाईकेके का कंट्रोल भी रहे। और ऐसे ही उन्होंने ग्लोबली एक्सपैंड किया, कोस्टा रिका, न्यूजीलैंड, यूएस हर जगह अपने फैक्ट्री सेटअप किए और इसमें उनको काफ़ी दिक्कतें आई। बट फिर उनके कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, यूएसपी जितने बढ़िया थे कि वहाँ के मार्केट का भी मार्केट शेयर उनको धीरे धीरे मिलने लगा। अगर मैं आपको यूएस का एग्जांपल लूँ, जब वो वहाँ गए वहाँ पे ऑलरेडी टैलेंट काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर था उनके पास। तो वाईकेके ने छोटे छोटे कस्टमर्स उठाए क्योंकि वो काफ़ी एफिशिएंट थे, जल्दी बना देते थे जिप्स, उनको धीरे धीरे और कस्टमर्स मिलने लगे। और फिर जो बड़े बड़े फैशन ग्रुप्स थे वो अपना ऑटम कलेक्शन, स्प्रिंग कलेक्शन जब लाते थे, वाईकेके क्योंकि इतनी जल्दी जिप्स उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोड्यूस कर पाता था, वो बिल्कुल टाइम से उनको जिप्स पहुंचा देता था। तो उससे फैशन ग्रुप्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ और फिर धीरे धीरे वाईकेके को बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और फिर उनको यूएस में भी वो मार्केट लीडर बन गए। तो ऐसे करके उन्होंने ग्लोबल मार्केट शेयर कैप्चर किया और अभी आप जान के हैरान रह जाएंगे कि वाईकेके 73 कंट्रीज़ में है और इनके 100 से भी ज़्यादा होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं। और इसकी वजह से जो ग्लोबल मार्केट में जो लोकल रिक्वायरमेंट्स है उसको अच्छी तरीके से वो समझ पाते हैं और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जल्दी से जिप्स प्रोड्यूस करके वहाँ पे वो मार्केट लीडर बन पाते हैं। तीसरा रीज़न वाईकेके की सक्सेस का ये है कि यार उन्होंने दूसरे चीज़ों में भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया। तो भैया आपको लगता होगा कि यार वाईकेके सिर्फ जिपर्स बनाता है। भाई जिपर्स वन ऑफ द उनका मेन प्रोडक्ट्स है, बट वो अब धीरे धीरे दूसरे बिजनेसेस में भी एक्सपैंड कर चुके हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे कि यार वो एल्यूमिनियम विंडो फ्रेम्स भी बनाते हैं और इससे उनका करीब 50% से भी ज़्यादा प्रॉफिट आता है। और ये बिल्कुल ये अलग बिजनेस है और ऐसा नहीं है कि यार ये भी जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया उनको दिक्कतें नहीं आई। तो योशिदा जो थे उन्होंने तो जो जिपर बिजनेस में सीखा था कि यार आपको बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, बेस्ट प्रोडक्ट बनाना है, वो वही सेम चीज़ वो एल्यूमिनियम विंडो फ्रेम वाले बिजनेस में भी करना चाहते थे। बट वहाँ पे उनको काफ़ी फेलियर मिला। फिर उनके बेटे आए जिन्होंने उस बिज़नेस को मैनेज किया और जैसे कि पहले जहाँ पे क्लोथिंग कंपनीज होती थी उसी के आसपास ही वाईकेके की फैक्ट्रीज होती थी और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जल्दी से उनको जिपर्स प्रोवाइड कर देते थे। बट ये जो विंडोज़ का बिज़नेस है वो मेड टू ऑर्डर बिज़नेस है और शुरुआत में योशिदा ने अपनी फैक्ट्रीज तो इन कंस्ट्रक्शन साइट के पास रख दी, बट उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेलियर्स मिला। फिर उनके बेटे ने बोला कि भैया फैक्ट्री आसपास रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो कस्टम ऑर्डर होते हैं, तो हमको कस्टमर्स पे फोकस करना चाहिए। और उन्होंने फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बनाए, कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल्स रखे ताकि आप आराम से ऑर्डर कर सकते हो और वो फिर डिलीवर कर सकते हैं। और उसकी वजह से ये जो एल्यूमिनियम विंडो फ्रेम्स का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया और अब वो डोर्स, होम एक्सटीरियर्स इन सब पे काम करते हैं। और फिर आप देखेंगे कि यार पैंडेमिक के टाइम जब उनका थोड़ा जिपर्स का बिजनेस थोड़ा डाउन हो गया था, उनका जो एल्यूमिनियम विंडो फ्रेम का बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो किया क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। और अभी धीरे धीरे चाइनीज़ कंपनीज आ गई हैं जो वाईकेके के जिपर्स के सस्ते कॉपीज़ बना लेते हैं। वो उनके मशीन्स को लेके उस सिमिलर टाइप की मशीन बना लेते हैं, पर ऑफकोर्स उस क्वालिटी की नहीं बना पाते हैं और जो सॉफ्टवेयर, जो एफिशिएंसी और स्पीड जो वाईकेके के पास है वो मैच नहीं कर पाते हैं। बट अगर आप विंडो फ्रेम का बिजनेस देखेंगे उसके आसपास उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और तभी आप देखेंगे कि यार वाईकेके आज इतना बड़ा ब्रांड बन गया है। चौथा रीज़न वाईकेके के सक्सेस का ये है कि उनका जो साइकिल ऑफ गुडनेस मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। तो ये प्रिंसिपल उनके फाउंडर टाडाओ योशिदा ने दिया था और इसमें वो बोलते हैं कि नो वन प्रॉस्पर्स अंटिल ही रेंडर्स बेनिफिट्स टू अदर्स। सिंपल भाषा में अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको दूसरों को भी फ़ायदा क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर आप पूरे इस केस स्टडी से समझे होंगे कि यार वाईकेके काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन से गया था बट फिर भी वो हमेशा कैसे सक्सेसफुल हुआ। ऐसे तुक्के से तो वो इतनी बड़ी कंपनी बने नहीं है, काफ़ी विजन, काफ़ी मिशन ड्रिवन कंपनी है। और जैसे कि इनका जो साइकिल ऑफ गुडनेस प्रिंसिपल है वो ये कि जितने भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे कंपनी के एम्प्लॉयज़ हों या फिर कस्टमर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, जो भी हो, सबका अच्छे से ध्यान रखा जाए और हर एक स्टेक होल्डर ध्यान रखे कि दूसरे स्टेक होल्डर का सबसे अच्छे तरीके से फ़ायदा हो, तभी उनके फ़ायदा का भी ध्यान रखा जाएगा। तो इस वे में वो कस्टमर्स के लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स चीपेस्ट प्राइस में बनाते हैं ताकि कस्टमर्स का फ़ायदा हो। फिर कस्टमर्स भी उनके प्रोडक्ट्स लेते हैं क्योंकि कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं और इससे फिर कंपनी को फ़ायदा होता है। कंपनी को फ़ायदा होता है तो फिर वो एम्प्लॉयज़ को बेटर फैसिलिटीज़, बेटर सैलरीज़, ये सब प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक पूरा साइकिल है जिससे ओवरऑल पूरा कंपनी, पूरा सोसाइटी सब कुछ इन्फ्लुएंस होता है और इससे उनको हमेशा फोकस रहता है कि यार हम अपने गोल से कभी इधर उधर ना हो।
और यही रीज़न है कि यार YKK जो कि 87 ईयर्स पुरानी कंपनी है, आज वो इतनी बड़ी कंपनी हो गई है, डिफरेंट एरियाज़ में एक्सपैंड कर चुकी है, पूरे दुनिया भर में एक्सपैंड कर चुकी है। बहुत लोगों ने उनको तोड़ने की कोशिश करी, उनको कॉपी करने की कोशिश करी, उनके टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश करी, पर फिर आप उनके एम्प्लॉयज़, उनके मिशन, उनके विजन, उनके कल्चर को तो चुरा नहीं सकते हो, जो कि काफ़ी स्ट्रांगली इतने सालों में बनाया गया है और इसकी वजह से आज YKK मार्केट लीडर है। तो दोस्तों ये थी YKK के ऊपर केस स्टडी। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, और अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आगे हम ऐसी स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।